हाय एवरीवन, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आपको पता था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की क्लास चल रही थी अपनी, तो इसमें से जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। 70 क्वेश्चंस हो गए थे इसके पहले वाली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो भी बचे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद में रिवीजन सीरीज़ भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ थी। इसमें 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज क्लास में सारे के सारे ख़त्म कर देंगे 100 एमसीक्यूज़। तो शुरू करते हैं। 70 हो गए थे, इसके आगे का हमें करना है, तो सभी लोग बने रहिए और एंड तक देखना है इस वीडियो को। तो 70 हो गए थे, यहाँ तक तो हो गए थे। ये वाला इसका फर्स्ट वाला सही था। हम सेकंड मतलब कि ये 71 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ये यहाँ 71 से स्टार्ट करेंगे। 71 से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला 71 क्वेश्चन क्या है? एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? एन टाइप में क्या होता है? पेंटावैलेंट। एन टाइप में क्या होती है? पेंटावैलेंट अशुद्धि को मिलाया जाता है। पेंटावैलेंट अशुद्धि को मिलाया जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है, जो कि निगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक फ्री होता है, क्योंकि पेंटावैलेंट हम अशुद्धि को मिलाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऋणावेशित होते हैं। एन टाइप जो है, एन टाइप, एन मीन्स निगेटिव। 72 नाभिकीय अभिक्रिया है। एक नाभिकीय अभिक्रिया दी हुई है 7n15, देखो इसको हम लिख रहे हैं 7n15 प्लस 0n1। ये बनाता क्या है? 6C14 और प्लस बोला गया है P कोई एक सब्सटेंस है जो बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7n15 है और 0n1 ये एक न्यूट्रॉन है। 0n1 क्या है? ये एक न्यूट्रॉन है। और ये 7n15 ये क्या है? 7n15 ये एक आइसोमर है n का, मतलब नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक 7 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ये दोनों मिलकर के, वैसे तो ये बनने चाहिए थे 7n और ये 15 16, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन बना है C614। तो यहाँ पे कम कितना है? एक परमाणु क्रमांक और 2 परमाणु भार कम है। तो यहाँ पे देखो, एक परमाणु क्रमांक और 2 परमाणु भार कम है, तो इससे जो P वाला होगा ये क्या बनेगा? ये एक ड्यूटेरियम बनेगा, जिसका ये होता है 1H2। ठीक है, ये क्या बनेगा? एक ड्यूटेरियम बनेगा, यानी कि 1H2। तो यहाँ पे देखो, एक परमाणु क्रमांक है और 2 परमाणु भार है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बी वाला सही होगा, एक ड्यूटेरियम फॉर्म होगा यहाँ पे C614 प्लस 1H2 प्लस, ये एक ड्यूटेरियम। ठीक है, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 73 है। 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 = nR2 हो तो n का संभाव्य मान क्या होगा? यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 समान प्रतिरोध हैं। ठीक है, पहले उनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, उसके बाद में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो वो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 तथा R2 बन जाता है। उसके बाद में ये एक रिलेशन लिखा हुआ है R1 = nR2। तो n का मान बताना है यहाँ पे क्या है। तो देखो, 5 प्रतिरोध हैं जो कि समान है, तो हम 5 को R मान लेते हैं जो कि समान है। उनको श्रेणी क्रम में संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? R1 = R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, 5 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि 5 के 5 समान है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5R। और R2 क्या है? R2 समांतर क्रम में है, तो 1/R2 = 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे R2 हो जाएगा। R2 कितना होगा? R/5। ओके, और यहाँ पे बोला क्या गया है? R1 = nR2। R1 = nR2, यानी कि R1, यहाँ पे देखो R1/R2 का अनुपात कितना है? n है। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। यहाँ से यही निकल के आएगा, R1/R2 का अनुपात कितना है? n है। तो हमें R1/R2 का क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो R1 कितना है? 5R है। ये कितना है? R1 कितना है? 5R है। और R2 कितना है? R/5 है।
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5R/5, ये R से R कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 25, ये आपका C वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आया। R1/R2 इक्वल्स टू कितना था n, तो ये 25, ये n की वैल्यू हो जाएगी 25। ओके, ये आपका सही होगा C वाला। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये तो मैं पहले भी बता चुका था, वोल्ट मीटर। ये रिपीट है क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, यदि अमीटर तथा मिली एमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो। एमीटर देखो कहाँ, जैसे कि मान लो कि कोई एक सर्किट है जिसमें एक लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, तो एमीटर कहाँ पे लगता है, एमीटर इसके श्रेणी क्रम में कहीं यहाँ पे लगता है। एमीटर कहाँ पे लगेगा, कहीं यहाँ पे लगेगा। तो अब देखो एक एमीटर तथा मिली एमीटर, अब ये क्या है, एमीटर है और ये क्या है, मिली एमीटर है। मतलब कि ये जो करंट को मेज़र करेगा वो एम्पियर में करेगा और ये किस में करेगा, ये मिली एम्पियर में करेगा। तो इसकी ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है और इसकी ऑर्डर कम है। मतलब कि इससे करंट क्या ज़्यादा पास होगा और इससे करंट कम पास होगा, क्योंकि ये मिली एम्पियर में मेज़र कर रहा है। इसका मतलब है कि ये करंट को कम पास होने देगा और ये करंट को ज़्यादा पास होने देगा, क्योंकि इसकी ऑर्डर ज़्यादा है। देखो इसकी ऑर्डर ज़्यादा है, इसकी ऑर्डर कम है, क्योंकि इसकी ऑर्डर होगी 10⁻³ एम्पियर की। इससे ये मतलब 1000 कम है ऑर्डर। तो क्या होगा, यहाँ पे करंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। और करंट क्या होता है, करंट I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। I क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, ओम के नियम से। तो यहाँ पे अगर करंट ज़्यादा है तो यहाँ का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब इसका जो प्रतिरोध x1 है वो इसके प्रतिरोध x2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब x1 इज लेस देन x2, ये आपका C वाला सही हो जाएगा। क्योंकि एमीटर जो होता है वो लोड के सीरीज में लगता है, क्योंकि हमें करंट को मेज़र करना है। और जो पोटेंशियल मीटर होता है, मतलब कि जो वोल्ट मीटर होता है, वो इसके पैरेलल में लगता है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल को मेज़र करना है। अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर होता तो ये x1 इज़ ग्रेटर देन x2 हो जाता, बट यहाँ पे x1 इज़ लेस देन x2 है, क्योंकि यहाँ पे एमीटर है उसकी ऑर्डर ज़्यादा है मिली एमीटर से, क्योंकि ये एम्पियर में मेज़र करेगा और वो मिली एम्पियर में मेज़र करेगा। तो ये आपका C वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का कर दिया जाता है। एक तार को खींच करके दोगुनी लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना है। अब देखो प्रतिरोधकता को किससे हम डिनोट करते थे, प्रतिरोधकता यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं रो से, रो प्रतिरोधकता। और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R=ρL/A। जो ये प्रतिरोधकता होती है ये क्या होती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी कि ये पदार्थ पे डिपेंड करती है कि किस पदार्थ की, मतलब कि किस पदार्थ की कितनी ज़्यादा रजिस्टिविटी है। तो ये प्रतिरोधकता क्या होती है, ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो तार को खींच करके दोगुनी लंबाई का कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान कितना होगा, इसकी प्रतिरोधकता का मान कितना होगा। अब वैसे अगर यहाँ पे प्रतिरोध पूछा होता, तो ये लंबाई या फिर ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है, इस पर कुछ प्रभाव पड़ता। बट यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछिए, वैसे तो प्रतिरोधकता एक कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये R जो है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L के, और मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के, मतलब एरिया के। और यहाँ पे क्या होती है, ये जो प्रतिरोधकता, ये रेजिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये मटेरियल डिपेंडेंट है। और यहाँ पे बोला गया है कि तार को दोगुना खींचा जाता है। तो यहाँ पे खींचो या कुछ भी करो, अगर मटेरियल सेम है तो इसकी प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये D वाला सही हो जाएगा। मतलब ये अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोधकता है। अगर प्रतिरोध होता तो वो 4 गुना हो जाता, बट यहाँ पे प्रतिरोधकता है तो वो D वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, लगेगा कि इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, बट ऐसा नहीं है। √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण हमें बताना है।
देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है। अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक √3 है तो प्रिज्म कोण और जो उसमें मिनिमम डेविएशन होता है, बहुत मिनिमम जो विचलन होता है वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, उनके बराबर हो जाता है। जैसे कि मान लो कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म कोण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में ये जो रिफ्रैक्टेड जो रे है और इसमें से जो मतलब कि जो मिनिमम डेविएशन होता है, ये क्या होता है, ये आपका मिनिमम डेविएशन जो होता है यहाँ पे डेल एम, ये क्या हो जाता है, डेल एम इक्वल्स टू ए हो जाता है यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक √3 है तो यहाँ पे प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या डेल एम इक्वल्स टू ए है। ये कंडीशन हमें याद रखनी होगी। अगर किसी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक √3 है तो हम वहाँ पे डेल एम इक्वल्स टू ए को इक्वल लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे जो n है वो √3 है, n क्या है, √3 है, और साइन डेल एम इक्वल्स टू ए है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे a प्लस ए अपॉन 2। अब पूछा क्या गया है, हमें न्यूनतम विचलन पूछा गया है, तो न्यूनतम विचलन पूछा है तो यहाँ पे डेल एम कर लो। यहाँ पे डेल एम प्लस डेल एम अपॉन 2 और ये भी डेल एम के बराबर है तो साइन डेल एम अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2 डेल एम हो जाएगा, यहाँ पे 2 डेल एम हो जाएगा। तो सभी लोग इसको सॉल्व करते जाएं। यहाँ पे क्या होगा, √3 इक्वल्स टू साइन 2 डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन डेल एम अपॉन 2। ये होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा √3 इक्वल्स टू साइन डेल एम अपॉन साइन डेल एम बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ एंगल है, मतलब ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल इससे दोगुना है। तो हम साइन 2a का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a इक्वल्स टू लिखते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। इसको क्या लिखते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a, मतलब जो यहाँ का एंगल होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे साइन डेल एम है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एम बाई 2, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 डेल एम होता तो वो फिर साइन डेल एम इंटू कॉस डेल एम हो जाता, बट यहाँ पे साइन डेल एम है तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में उसका एंगल हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे √3, यहाँ पे देखो √3 इक्वल्स टू 2 साइन डेल एम बाई 2 इंटू कॉस डेल एम बाई 2 इंटू कॉस डेल एम बाई 2 और अपॉन ये क्या है, ये साइन डेल एम बाई 2। अब देखो साइन डेल एम बाई 2 और साइन डेल एम बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बचेगा, √3 और ये 2 जो है ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या है, ये डिनोमिनेटर में इसके चला जाएगा। √3 बाई 2 हो जाएगा और ये क्या होगा, ये कॉस डेल एम बाई 2 के बराबर होगा। तो √3 बाई 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है। √3 बाई 2 कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से लिखेंगे हम कॉस 30 इक्वल्स टू ये कॉस डेल एम बाई 2, कॉस डेल एम बाई 2, कॉस 30 इक्वल्स टू कॉस डेल एम बाई 2। और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, डेल एम इक्वल्स टू 30 निकल के आएगा। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो होगा डेल एम इक्वल्स टू 30 इंटू 2 यानी कि 60 निकल के आएगा। डेल एम इक्वल्स टू कितना होगा, 60 निकल के आएगा और हमारा आंसर ये सी सही होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है सभी लोगों को। सबसे पहले हमने प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद में इस कंडीशन को पुट किया जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगर हम √3 अपवर्तनांक का कोई प्रिज्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रिज्म एंगल और मिनिमम डेविएशन इक्वल होगा। तो
तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमें न्यूनतम विचलन निकालना है, मतलब मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो साइन डेल एम प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन डेल एम बाई टू। फिर इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को हम आगे एक्सपांड करेंगे, तो ये होगा साइन डेल एम बाई टू इंटू कॉस डेल एम बाई टू अपॉन साइन डेल एम बाई टू। और साइन डेल एम बाई टू साइन डेल एम बाई टू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या होगा, यहाँ पे डेल एम इज इक्वल टू ये 60 डिग्री निकल के आएगा, मतलब इसमें मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री का होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पे क्या है, रूट एलसी का मात्रक हमसे पूछा गया है, जहाँ पे एल प्रेरकत्व तथा सी धारिता है। एल क्या है, इंडक्टेंस, और सी क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेजोनेंस, मतलब कि रेजोनेंस का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है जब प्रेरकत्व का तथा धारिता का प्रतिरोध बराबर हो जाता है, मतलब कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है, तो क्या होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। मतलब एक्सएल ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ से निकल के आती है रेजोनेंस की कंडीशन ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, और ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, यहीं से ये फार्मूला निकल के आया, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और ओमेगा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और यहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकालते हैं तो 1 अपॉन 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाता है। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हमें रूट एल सी की वैल्यू निकालनी है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, साइकिल प्रति सेकेंड होगी। तो साइकिल प्रति सेकेंड यानी कि इसका डायमेंशन होगा वो सेकेंड इनवर्स होगा। बट यहाँ पे क्या है, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी है, तो एल सी का यूनिट क्या हो जाएगा, एल सी का यूनिट सेकेंड हो जाएगा। आपका आंसर नंबर डी सही होगा। ओके, क्या होगा, आपका आंसर नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्या जो यूनिट होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, और सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो ये भी अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 79, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए दहलीय तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है। किसी अन्य सेल की जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल का n गुना है, तब अन्य सेल के लिए दहलीय तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। देखो, हमें पता है जो कार्यफलन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो पहले क्या है, लैम्डा नॉट है। उसके बाद बोला गया है कि किसी अन्य सेल के लिए कार्यफलन n गुना हो जाता है, तब उसका जो है दहलीय तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो दूसरी सेल के लिए कार्यफलन क्या है, n फाई है, n फाई इक्वल टू एच सी अपॉन ये लैम्डा नॉट डैश, इसको मान लेते हैं। और हमें लैम्डा नॉट डैश क्या करना है, लैम्डा नॉट डैश फाइंड करना है, क्योंकि हमें नई वाली सेल का जिसका कार्यफलन n गुना हो जाता है उसका मतलब उसकी दहलीय तरंग दैर्ध्य क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सीधे इसका रेशियो ले लेंगे। तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट अपॉन n फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट डैश। हमें लैम्डा नॉट डैश निकालना है, तो फाई से फाई कैंसिल, एच सी से एच सी कैंसिल, तो ये लैम्डा नॉट डैश इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन
n। ओके, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन n, यानी कि आपका आंसर सही होगा ये सी वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी वाला सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इसको रोक के सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में अपना आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा फ्रिक्वेंटली करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज ये वाली क्लास ख़त्म हो जाएगी आपकी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे फिजिक्स का, और भी क्लासेस होंगी तो वो भी देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 80, आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो शंट के प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, आर एस इजिक्वल्स टू होता है आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। ओके, क्या होता है, आई माइनस आई एम। यहाँ पे लिखो मुख्य धारा जो है, हाँ सही है, आई एम माइनस आई एम। जो ये आई जो धारा है वो क्या होगी, वो शंट से गुजरेगी, और जो आई एम धारा है वो क्या है, वो एमीटर की धारा है, और जो आर एम क्या है, ये एमीटर का प्रतिरोध है। तो हमें शंट का प्रतिरोध निकालना है, शंट का प्रतिरोध क्या करना है, निकालना है, और मुख्य धारा का ये 10% भेजने के लिए, मतलब कि जो एमीटर में हमें मुख्य धारा का 10% भेजना है। ये क्या है, ये मुख्य धारा है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य धारा है, और ये क्या है, ये जो एमीटर में हम भेज रहे हैं, तो इसका ये क्या है, 10% है। तो अगर इसको आई मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.1 आई होगा। 10% इसका मतलब इसका 10% 0.1 आई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आई एम, मतलब आई एम इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मुख्य धारा आई है, तो मुख्य धारा आई है तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा, इसका 10% होगा 0.1 आई होगा, इसका 10% 0.1 आई। तो आई एम इजिक्वल टू 0.1 आई हो जाएगा, 0.1 आई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.1 आई इंटू आर एम अपॉन आई माइनस 0.1 आई। तो ये आर एस कितना हो जाएगा, आर एस होगा 0.1 आई इंटू आर एम अपॉन 0.9 आई, 0.9 आई से आई कैंसिल और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आर एस शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एम अपॉन 9, मतलब कि जो ये एमीटर का रेजिस्टेंस है उससे क्या हो जाएगा, मतलब कि 1/9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये आपका ए वाला सही होगा, आर एम अपॉन 9, मतलब आर एम क्या है, ये आर के बराबर है। ये क्या है, ये एमीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आर एस, मतलब शंट रेजिस्टेंस हमें जो एमीटर का रेजिस्टेंस है उससे 1/9 टाइम्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। चांदी का परावैद्युतांक के होता है कितना, k=0, k=+1, k=-1, k इन्फिनिटी। तो इसका इन्फिनिटी होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है वैसे, फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, चांदी का परावैद्युतांक k क्या होता है, वो k=∞, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। फिर इसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए सभी लोग। क्या कह रहा है, पतले प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान है। अपवर्तनांक यहाँ पे पूछा है, यदि अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान है। तो देखो यहाँ पे अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, n इजिक्वल्स टू क्या होता है, n इजिक्वल्स टू साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला है अपवर्तक कोण तथा विचलित कोण का मान समान है, मतलब कि यहाँ पे डेल m इजिक्वल्स टू a है। तो इस कंडीशन को इसमें पुट कर दीजिए, तो इस कंडीशन को पुट करेंगे तो क्या होगा, n इजिक्वल्स टू साइन डेल m प्लस, और एक की जगह पे डेल m रख ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल m प्लस डेल m/2, यानी कि साइन डेल m/2। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आता था, ये आता था साइन
डेल एम अपॉन साइन डेल एम बाई 2। ओके, फिर उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो ये है n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे हाफ एंगल में, तो ये क्या होगा 2 साइन डेल m बाई 2 इंटू कॉस डेल m बाई 2 अपॉन साइन डेल m बाई 2। ये डेल m बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा n अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस डेल m बाई 2। तो यहाँ पे कॉस की जो है पॉसिबल वैल्यू में के लिए n का वैल्यू कितना होगा, तो देखो अगर हम n का वैल्यू 1.5 ले लें तो 1.5 अपॉन 2 यानी कि 3/4 कॉस में कोई वैल्यू होती है, मतलब कि जो डायरेक्ट एंगल जैसे कि 30, 45 या 60, ठीक है। तो कॉस की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 3/4 डिफाइन है? नहीं। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके लिए 2.0 मतलब कि 2 रख करके देखो, तो अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा। तो अगर हम n इक्वल्स टू 2 रख ले रहे हैं यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कॉस डेल m बाई 2। और कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 0 की होती है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0 इक्वल्स टू कॉस डेल m बाई 2, यानी कि ये जो डेल m वैल्यू है यहाँ पे निकल के आएगी डेल m इक्वल्स टू 0, जो कि होना पॉसिबल है। और यहाँ पे आंसर नंबर बी सही है। बट बी कैसे मान लें, आगे इसको रख करके देखें तो 1.33 ये भी इसके लिए नॉट डिफाइन होगा। और अगर हम इसकी वैल्यू को 0 ले लें, यहाँ पे 0 ले लें तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है, कॉस में 0 वैल्यू होती है कॉस 90 की। अगर हम यहाँ पे कॉस 90 कर देंगे तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो डेल m जो है वो 180 हो जाएगा, मतलब विचलन कोण डेल m जो है 180 हो जाएगा। दो वैल्यू पॉसिबल है, 2 और क्या है 0, 2.0 और 0, ये मतलब कि B और D पॉसिबल है। पर B अगर वैल्यू रखते हैं 2.0 तो उसके लिए डेल m निकल के आता है 0। अगर हम रखते हैं 2.0 वैल्यू रखते हैं तो डेल m कितना निकल के आता है 0 निकल के आता है। अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो डेल m कितना निकल के आता है, डेल m 180 निकल के आता है, जो कि विचलन कोण 180 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना, विचलन कोण 180 क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें 2.0 वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब कि ये B वाला सही होगा और D वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 वैल्यू ही पॉसिबल होगी, यहाँ पे 1 ही पॉसिबल है। और वो मतलब कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 पॉसिबल है, 1 इक्वल्स टू कॉस डेल m, क्योंकि कॉस में जो 1 वैल्यू है वो 0 की है, कॉस 0 की। तो यहाँ पे 2.0 वाला ये सही हो जाएगा, बाकी सबके सब गलत होंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा नहीं है। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। पॉजिट्रॉन, देखो पॉजिट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, मतलब कि किसी एटम का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन ये है। बट अल्फा कण क्या है, अल्फा कण तो हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो फंडामेंटल से मिलकर के बना है, मतलब कि इसमें खुद फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, मतलब सी है इसका ये वाला, क्योंकि इसको तो और डिवाइड किया जा सकता है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में, बट इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल मतलब कि सबसे लास्ट आइडेंटिटी जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हम, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। मतलब ये सी वाला सही है। इसमें पूछा गया कौन सा मूल कण नहीं है, मतलब कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो मूल कण अल्फा नहीं है, अल्फा कण, क्योंकि उसको हम और भी मतलब कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या पूछा है, किसी प्रत्यावर्ती
धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः v = 100 sin 100t तथा I = 100 sin 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति बतानी है हमें। तो परिपथ में व्यय शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P = V/RMS × I/RMS × cos फाई ये व्यय शक्ति का फॉर्मूला है। ओके, ये क्या है? ये व्यय शक्ति का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है? तो फेज डिफरेंस देखो कितना है यहाँ पे, π/3 है, क्योंकि ये तो 100t है। 100t प्लस यहाँ पे 0 ले ले तो ये क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस π/3 है। मतलब कि यहाँ पे फाई जो है, यहाँ पे क्या होगा? फाई है, कितना हो जाएगा? π/3 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। फाई क्या होगा? π/3। और हमें VRMS निकालना है। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS = होता है V0/√2। VRMS क्या होता है? V0/√2। ऐसे ही हमें निकालना है IRMS भी होता है I0/√2। तो हम इन इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं I = I0 sin ω_t - kx, ω_t - kx। अब ओमेगा कितना है? ओमेगा यहाँ पे 100 है और I0 कितना है? I0 भी यहाँ पे 100 है। तो हमें IRMS निकालना है, तो I0 यानी कि 100/√2 हो जाएगा। IRMS कितना होगा? 100/√2 हो जाएगा। और VRMS कितना होगा? ये भी 100/√2 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? P निकालना है। देखो, हमें IRMS पता है, हमें VRMS पता है और हमें फाई पता है, तो हम यहाँ से P निकाल सकते हैं। तो P निकालेंगे, P = 100/√2 × 100/√2 और इंटू कॉस कितना? 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, सॉरी 1/2 होती है। तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 100 × 100 ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 2500 हो जाएगा। ये क्या है? 2500 मिली एम्पियर होगा। सॉरी, ये क्या होगा? 2500 मिली वाट होगा। मिली वाट होगा क्योंकि ये मिली एम्पियर और मिली वोल्ट में था ना। देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ पे मिली एम्पियर में था, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे मिली वाट हो जाएगा, यानी कि 2500 मिली वाट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 वाट करेक्ट होगा। मतलब कि ये वाला 2.5C वाला, क्योंकि ये मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻³ से करेंगे। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, बात बराबर है। तो 2.5 वाट हो जाएगा। मतलब कि ये 2.5C वाला सही होगा आप लोगों का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 सभी लोग पढ़ेंगे, आंसर करें। क्या बोला है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है एक स्थिर आवेश द्वारा, मतलब उत्पन्न होती है एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा, या फिर आवेशित अनावेशित कण के द्वारा। देखो, हमें पता है कि चार्ज जब स्टैटिक होता है, चार्ज क्या होता है? जब स्टैटिक होता है तब क्या होता है? उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चार्ज से क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जब चार्ज मूव करता है, चार्ज जब मूव करता है किसी वेलोसिटी v से, तो उससे क्या होती है? उससे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एक त्वरित आवेश द्वारा कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा क्या हो जाता है? मतलब कि क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एक नियत वेग से गतिशील आवेश के द्वारा। इसको मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया भी हुआ है,
ठीक है, तो उसको भी देख लें जा करके आप लोग। क्वेश्चन नंबर 86, प्लांक नियतांक की विमा क्या होगी? प्लांक नियतांक की विमा बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम प्लांक नियतांक को निकाल लेते हैं। प्लांक नियतांक की विमा सबसे पहले निकालते हैं। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी दी ब्रॉगली वेवलेंथ में ये क्या, ये प्लांक कांस्टेंट है। ये क्या है? ये क्या है? प्लांक नियतांक है। ये क्या है? ये प्लांक नियतांक है। तो इससे अगर हम इसकी विमा निकालें तो क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी होगा, और एच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी यानी कि लैम्डा इंटू एम वी होगा। लैम्डा इंटू एम वी होगा। लैम्डा ये क्या है? ये वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर में होता है। और ये क्या है? ये मास है, मतलब इसका किलोग्राम में होगा। और ये क्या है? ये वेलोसिटी यानी कि इसका मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? देखो मीटर इंटू किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा? देखो अगर हम इसको लिखें तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा मीटर, मतलब कि L टू M S इनवर्स, सॉरी T, टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं तो T माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ML2T माइनस 1, ये निकल के आया ML2T माइनस 1, मतलब प्लैंक कांस्टेंट की विमा क्या है? ML2T माइनस 1 है। बट हमें यहाँ पे विमा तो डायरेक्ट पूछी नहीं गई, हमें एक संबंध पूछा गया है, मतलब बल और समय में संबंध, बल या दूरी में, बल या चाल में, इसमें से क्या है ये पूछा गया है। तो हमें पता है फोर्स की विमा क्या होती है, हमें पता है फोर्स की विमा क्या होती है? ML2T माइनस 2 होती है। फोर्स की विमा क्या होती है? ML2T माइनस 2 होती है। अगर हम इसको T और T से क्या कर दें? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ML2T माइनस 2 इंटू T हो जाएगा। और ये क्या है? ये क्या है? ये बल है, मतलब कि ये फोर्स क्या हो गया, और ये समय की T हो गई। तो क्या हो जाएगी? ये बल इंटू समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ए वाला सही होगा। ये समझ में आया होगा सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लैंक कांस्टेंट की क्या निकाली है? विमा निकाली है, जो कि है L2M T माइनस 1 यानी कि ML2T माइनस 1 है। और हमें पता है फोर्स की क्या होती है? ML2T माइनस 2 होती है। अब देखो यहाँ पे एक हमें पॉसिबिलिटी लगी कि बल इंटू समय हो सकता है ये, क्योंकि अगर हम यहाँ से टाइम को क्या करें? T को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, T को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये ML2T माइनस 2 ये फोर्स की हो जाएगी, और जो T बचा हुआ ये क्या हो जाएगी? ये समय की विमा हो जाएगी। तो ये ए वाला सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 सभी लोग करेंगे, ठीक है, सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, एक समान वैद्युतवाहक बल E1 इक्वल टू E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 इक्वल टू स्मॉल r2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई है। इनका तुल्य वैद्युतवाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प हमें बताना है। तो देखो दो बैटरी हैं, दो क्या हैं? दो बैटरी है जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 है और इनका वैद्युतवाहक बल E1 है। इनको क्या समांतर क्रम में लगाया गया है, इनको क्या किया गया है? समांतर क्रम में लगाया गया है। और हमें पता है समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है? चेंज नहीं होती है। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है? सेम रहती है। तो ये दोनों सेलें होंगी, ये क्या होंगी? इनका वैद्युतवाहक बल जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा, मतलब कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब बट समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? R1 अपॉन R2 है, R1 अपॉन R2 है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। तो देखो R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, तो ये R से तो कम ही होगा ना, R1 और R2 R से कम ही होगा। इसका कोई एग्जाम्पल लेकर के देख लेना। मान लो कि ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, ये क्या है? ये 2 है और ये 4 है। तो इसका देखो क्या होगा जी? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 2
प्लस 1/4 यानी कि 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 4/3। ये 4/3 ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू 4/3 होगा। ये हम एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ एक, ये r इज इक्वल टू कितना होगा 4/3 होगा, 4/3। अब 4/3 तो कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ 33 वैल्यू है, ये क्या है, ये 1.33 वैल्यू है, कुछ 1.33 समथिंग कुछ वैल्यू है 1.33। ये 1.33 2 से भी छोटी है और 4 से भी छोटी है, मतलब कि ये जो r होगा ये छोटा होगा r1 से भी और r2 से भी। तो जो r है वो r1 से भी छोटा है और r2 से भी छोटा है। और ये e क्या है, ये e इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉरी ये जो e है, ये जो मैंने बोला था ना अभी कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे देख लो ये वाला R1 इज लेस देन R इज लेस देन R1, R इज लेस देन R2, और ये E होगा, ये E1 और E2 के बराबर होगा कि ये पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा E1 प्लस E2, सॉरी E1 इज इक्वल टू E2 होगा। यहाँ पे मैं बोल फिर से वही रहा हूँ, E1 इज इक्वल टू E2 होगा, क्योंकि क्या होती है वोल्टेज सेम रहती है। बोला भी था बस लिख ये दिया, ठीक। तो सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला सी वाला, मतलब क्या होगा, वोल्टेज क्या होगी, सेम रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा। और आर क्या हो जाएगा, वो R1 और R2 से कम होगा। इसका एग्जांपल ये मैंने अभी दिया, यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू लेकर के देखो, ये वाला आपका ये सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 है, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है या फिर सेम रहती है या फिर जीरो हो जाती है। तो देखो सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते हैं, अर्धचालक में हम अशुद्धियों को मिलाते हैं, मतलब त्रिसंयोजक पंच संयोजक अशुद्धियों को मिलाते हैं, जिससे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनते हैं ना, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप बनाने का मोटिव क्या होता है कि इनकी जो चालकता है वो क्या करनी है, वो बढ़ानी है। वैसे अर्धचालक की क्या होती है चालकता, अर्धचालक की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो कम होती है, अर्धचालक की कम होती है। तो हमें कुछ डोपिंग की जाती है, उसमें कुछ डोपिंग की जाती है, क्या करने के लिए, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। यानी कि जब हम उसमें अपमिश्रण करते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे एन टाइप और पी टाइप बनते हैं, मतलब कि ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, मतलब त्रिसंयोजक या पंच संयोजक अशुद्धि को मिलाते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा IE, ये IE इस तरीके से लिखा हुआ है IE, तथा IC, तथा क्या IC, एवं आधार धारा IB, आधार धारा क्या है IB में संबंध का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। क्या होता है इसमें संबंध का फॉर्मूला, क्या होता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। तो यहाँ पे क्या है, IC का मान IE से कुछ अधिक होता है, IB का मान IC से कुछ अधिक होता है, या IB का मान IE से बहुत अधिक होता है, या फिर ये वाला IC का मान IE से कुछ कम होता है। अब देखो IE क्या है, IE क्या है, IB प्लस IC का एडिशन है। तो ये IC क्या होगी, IC जाहिर सी बात है IE से कम ही होगी, क्योंकि IE है इन दोनों को मिला के बनी है, और IC अगर हम इसको ले जाएंगे तो IE माइनस IB हो जाएगा। तो क्या होगा, ये A वाला होगा। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है, ये IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये ट्रांजिस्टर में पढ़ते हैं हम, जो मतलब कि NPN या PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ये NPN ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है एमीटर, ये क्या होता है कलेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, और ये क्या होता है, ये रिवर्स बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में होता है। और ये IB होता है यहाँ पे, ये IE होता है, और ये क्या होता है, ये IC होता है। ठीक है, IB और IE और IC, ठीक है। तो यहाँ पे IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, मैं आगे नेक्स्ट क्लास जो करूँगा रिवीजन वाली उनको देखना, उसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये फार्मूला होता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, यानी कि ये आपका A वाला सही हो जाएगा, IC का मान IE से कुछ कम होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90,
क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए सभी लोग। सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। देखो अभी एक एमीटर वाला पढ़ा था मैंने क्वेश्चन, अभी ये वोल्ट मीटर वाला है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, मतलब कि एक आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए या एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। हमें पता है कि मान लो कि ये कोई लोड है आर रेजिस्टेंस का, तो हम एमीटर को क्या लगाते हैं, इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बट वोल्ट मीटर को क्या, इससे पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को क्या लगाते हैं, क्योंकि वोल्टेज मेजर करनी है और वोल्टेज क्या होती है, पैरेलल में सेम होती है। मतलब अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तभी तो वोल्टेज मेजर कर पाएंगे ना, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है एक्चुअली उसको मेजर करना है ना। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मान लो इनके और इसके बीच में, जैसे कि मान लो कि यहाँ से कुछ धारा गई, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, तो यहाँ पे इस जो रेजिस्टेंस है ये लोड, ये मान लो कि रॉड हो सकती है, हीटर हो सकता है, या कुछ भी हो सकती है, होम अप्लायंस कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें क्या हुआ, कुछ शक्ति का क्षय हुआ, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कुछ ज़्यादा थी, यहाँ पे वोल्टेज कुछ कम हो गई। तो अगर हमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों टर्मिनल्स को टच करना पड़ेगा ना। तो टर्मिनल्स को टच कैसे करेंगे, जब हम इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर क्या करते हैं, इसके पैरेलल में लगाते हैं, और हमें करंट मेजर करना है तो करंट तो सीरीज में जाएगा, मतलब इस तरीके से करंट सीरीज में डिवाइड नहीं होता है ना। तो हमें एमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। एमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। अब देखो करंट यहाँ से ज़्यादा पास होना चाहिए, रेजिस्टेंस से, तभी तो एमीटर मेजर करेगा ना। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है इससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास होगा, और करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास होने के लिए क्या चाहिए, आई जो अनुक्रमानुपाती होता है 1/r के। तो अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना पड़ेगा ना, मतलब कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होना पड़ेगा, इसके रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा। और जो यहाँ पे वोल्ट है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब देखो अगर हमें इसका वोल्टेज नापना है तो इससे करंट गुजारना पड़ेगा सफिशिएंट, तभी तो वोल्टेज डिफरेंस कुछ हम जनरेट, मतलब कि कुछ पता चल पाएगा ना। तो क्या होगा, ये वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर है ये सिर्फ अपनी फंक्शनिंग के लिए, मतलब कि खुद इसको कार्य करना है उसके लिए थोड़ी सी करंट को लेगा, बाकी जितना भी है वो रेजिस्टेंस के थ्रू निकालेगा। मतलब क्या करेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा, मतलब क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्ट मीटर को हम इसके पैरेलल में लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज सबसे ज़्यादा मतलब मेज़र करनी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज मेजर करनी है। तो ये यहाँ से जो करंट है, मान लो कि यहाँ पे आई जा रहा है और यहाँ पे आई वी गया और यहाँ पे बचा हुआ आई माइनस आई वी गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई वी है, ये अपने से सबसे ज़्यादा करंट गुजारेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। और जब वोल्ट मीटर सबसे ज़्यादा मतलब करंट को निकालेगा यहाँ से, फिर से देख लो, इसको कन्फ्यूज़ हो गया सर थोड़ा सा। अब देखो ये एमीटर है जो कि इसके सीरीज में लगता है, और फिर ये वोल्ट मीटर है जो कि क्या लगता है, लोड के पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, लोड के पैरेलल में लगता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा करंट गुजरेगा। बट यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर की फंक्शनिंग के लिए थोड़ा सा करंट ज़रूरत है, बाकी करंट क्या है, मतलब कि इसको मेजर करने के लिए हमेशा चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर हो, करंट को रेजिस्टेंस से ही सबसे ज़्यादा गुजरना पड़ेगा, तभी ये दोनों प्रॉपर क्या करेंगे, ये एक्चुअली में करंट मेजर कर पाएगा और ये एक्चुअली में क्या कर पाएगा, वोल्टेज मेजर कर पाएगा। तो इसमें से मेजर करंट जो है, मेजॉरिटी करंट जो है वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस से पास होगा, और सबसे कम करंट होगा वो क्या होगा, वो वी से पास होगा। मान लो कि यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो यहाँ पे आई वी जो है वो बहुत कम होगा, और मान लो कि इससे आई एस जा रहा है तो जो आई वी है, आई वी वो लेस देन होगा आई एस से। तो अगर यहाँ पे करंट बहुत कम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर करंट बहुत कम है तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजिंग टर्म है, इसको पहले दोनों को बना लेना, उसके बाद में एक्चुअल में समझना कि एक्चुअल में कहना क्या जाता है क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस से करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस से ज़्यादा पास होगा मतलब यहाँ पे सीरीज़ में, तो एमीटर से भी ज़्यादा पास होगा करंट। अगर करंट एमीटर से ज़्यादा पास होगा मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम होगा एमीटर का। और वोल्ट मीटर में क्या है,
करंट रेजिस्टेंस से सबसे ज़्यादा पास होगा, मतलब वोल्ट मीटर से बहुत कम पास होगा, सिर्फ उसको कार्य करने के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा ना वोल्ट मीटर का। एक्चुअली में ज़ीरो रेजिस्टेंस वाला कोई भी ऐसा मतलब कि डिवाइस नहीं हो सकता जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रतिरोध कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो कुछ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मतलब कि होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सबसे कम धारा जाएगी। यहाँ पे सिर्फ फंक्शनिंग के लिए धारा चाहिए, मतलब इसको काम करने के लिए सिर्फ धारा चाहिए, तो यहाँ से सबसे कम गुजारेंगे, मतलब हमें वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा। वोल्ट मीटर क्या 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 प्रतिरोध सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो बी वाला टिक कर देना, ऐसे नहीं सही है, बट पहले सही से समझ लो कि एक्चुअली में ये हैं क्या दोनों के दोनों। और वोल्ट मीटर एमीटर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी, पूरी फिजिक्स रिवीजन होगी, उसमें फर्स्ट सेकेंड दोनों बुक्स का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, 2-3 क्लासेस हो सकती हैं शायद, या फिर 2 क्लासेस में, या फर्स्ट क्लास में एक मतलब एक वीडियो में फर्स्ट वाली फिजिक्स और दूसरी वीडियो में सेकंड फिजिक्स खत्म हो जाए, या फिर चाहे शायद उसमें मतलब 2-2 क्लासेस करनी पड़ जाए, पूरी 4 क्लासेस, बट आपके फिजिक्स के पेपर के पहले सारी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी वाला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा। फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा। हमें फ्लक्स का मात्रक निकालना है। अब फ्लक्स का मात्रक तो वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है ना फ्लक्स का मात्रक, बट यहाँ पे वोल्ट मीटर कहीं पे है ही नहीं, यहाँ पे न्यूटन या फिर कूलॉम में निकालना है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं न्यूटन या फिर कूलॉम में निकालना है। तो यहाँ पे देखो ई को क्या लिख सकते हैं हम, एफ इजिकल्स टू क्या लिखते हैं, एफ इजिकल्स क्यू इंटू ई लिखते हैं, एफ इजिकल्स टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई को यहाँ पे लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू इंटू ए। तो यहाँ पे फाई का फॉर्मूला मतलब कि यूनिट क्या हो जाएगा, फाई का यूनिट होगा न्यूटन प्रति कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये एरिया है, ये क्या है, ये एरिया है, ये एरिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलॉम, तो ये गलत हो जाएगा ये वाला। अब सेकंड वाला देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये भी गलत। कॉस थीटा इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, यानी कि इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। और ये कहाँ पे है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, ये यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, ये मीटर स्क्वायर है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। या इसका क्या होगा, ये सी वाला सही होगा, ये गलत है, ये भी गलत है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। अब सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू एन आई बी ए अपॉन के। तो सुग्राहिता को फाई अपॉन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई अपॉन आई इज इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के। अब देखो ये जो फाई अपॉन आई है ये किस पे डिपेंड करता है, ये एन यानी कि फेरों की संख्या, ए क्षेत्रफल और बी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल घटा करके वृद्धि की जा सकती है। अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, सुग्राहिता भी कम हो जाएगी, तो ये वाला गलत है। उसके बाद में बी वाला, कुंडली में फेरों की संख्या को घटा करके, फेरों की संख्या भी इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत है। उसके बाद में कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके, तो कुंडली का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो सुग्राहिता भी बढ़ेगी, यानी कि आपका सी वाला सही हो जाएगा। और डी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर अगर चुंबकीय क्षेत्र घटाएंगे तो भी सुग्राहिता घटेगी, यानी कि आपका डी भी गलत हो जाएगा, ये सही होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 93, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस हैं जो संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें बतानी है। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है
100 अपॉन एफ, ठीक है, 100 क्या, 100 अपॉन एफ, यानी कि एफ इज इक्वल टू पी, एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन पी, ये क्या होता है सेंटीमीटर में, एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन पी सेंटीमीटर में। तो हमें निकालना है एफ, एफ इज इक्वल टू 100, देखो 100 सबसे पहला जो लेंस है उसकी पावर कितनी है 4 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी f1, इसको ले लें तो इसकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और अगर हम दूसरे को f2 मान लें तो इसकी हो जाएगी 100 अपॉन -2 यानी कि -50 सेंटीमीटर। और हमें दोनों के अगर संपर्क में रखना है तो संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो 1 अपॉन एफ टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 50, तो ये क्या हो जाएगा एफ टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टोटल हो जाएगा कितना, एफ टोटल देखो यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 50 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये आपका सही होगा ए वाला, 93 का ए वाला सही होगा। कैलकुलेशन है बस, फार्मूला दो ही लगे हैं, एक ये और एक ये, इसको निकाल देना आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे क्या है, द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन नहीं है, यहाँ पे होगा सत्य कथन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, सत्य कथन नहीं है। तो देखो द्रव्य तरंगे यानी कि मैटर वेव क्या होती हैं, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, मतलब कुछ इस तरीके से होती हैं। और जो मैटर वेव्स हैं ये भी कुछ इसी तरीके के फॉर्म में होती हैं। तो मैटर वेव ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये सही है। ये यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगों के लिए क्या मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पानी में यांत्रिक तरंगे ट्रेवल करती हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगे हैं तो हवा में ट्रेवल करती हैं या फिर किसी मेटल में ट्रेवल करती हैं। तो इसके लिए क्या है, जो यांत्रिक तरंगे इनके लिए मीडियम चाहिए। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब देखो द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन नहीं है, वो बी वाला हो जाएगा। क्या होगा, ये यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं, यानी कि ये बी वाला क्या होगा, बी वाला इसके हिसाब से रॉन्ग है, मतलब कि ये सत्य कथन नहीं है बी वाला। द्रव्य तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं, बाकी सब सही है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 94 हो गया 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है, L इज टू आर इंटू पी, यानी कि L इज टू आर एम वी साइन थीटा, और इसका वैल्यू होता है NH अपॉन 2 पाई। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में, तो हम निकालेंगे L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई से, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। और देखो द्वितीय कक्षा में यानी कि 2 इंटू 6.62 इंटू 10⁻³ अपॉन ये 2 पाई, 2 इंटू 3.14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा कुछ 2.1 इंटू 10⁻³ के समथिंग, L इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 34 जूल सेकेंड, यानी कि ये सी वाला सही होगा, 2.1 इंटू 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ पे इतना ही कैलकुलेशन है इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब देखो क्या है, वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर। ये एक उत्तल लेंस बना हुआ है और ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो इसकी फोकस दूरी f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया है, मतलब इसमें बोला है कि प्रथम फोकस से
एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, मतलब इसका फोकस कहीं F इक्वल टू यहाँ होगा जो कि 10 सेंटीमीटर है। इससे क्या है, इससे 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कहीं वस्तु जो होगी, ये टोटल इसकी जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर पे क्या ये एक वस्तु रखी हुई है। उसके बाद में द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो जो फर्स्ट फोकस है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, और इतना ही द्वितीय फोकस भी होगा क्योंकि लेंस है, तो यहाँ से क्या होगा, द्वितीय फोकस भी 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, कहीं यहाँ पे बढ़ रहा होगा, उसकी दूरी बतानी है। तो हमें सबसे पहले तो क्या है, फोकस दूरी दी थी, उसके बाद में वस्तु 5 सेंटीमीटर दूर रखी है प्रथम फोकस से, यानी कि 10 सेंटीमीटर तो ये फोकस हो गया। उसके बाद में इसके बाद ये 5 सेंटीमीटर इधर रख लो, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 15 सेंटीमीटर हो गया। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/f इजिक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इजिक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 इजिक्वल्स टू 1/v माइनस, और ये u कितना है, u इजिक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये लेंस के इधर साइड है, तो हम u को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना। तो u इजिक्वल्स टू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। तो ये v कितना निकलेगा, v इजिक्वल्स टू निकलेगा 1/10 माइनस 1/15, यानी कि ये हो जाएगा 30/3 माइनस 2, ये होगा v इजिक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। v इजिक्वल्स टू कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, क्योंकि ये वाला जो v निकला है वो उसका हम जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो लेंस से करेंगे। तो ये क्या है, ये लेंस से 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया, देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया कि ये द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो द्वितीय फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो इससे ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। इससे क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब इससे जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए वाला सही होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये द्वितीय फोकस से पूछा है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है। अब देखो E है, ये क्या है, ये एक चार्ज है। अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसको रखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसको रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और ये इस पर माइनस चार्ज है, तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा जो क्या होगा, F इजिक्वल्स टू क्यू इंटू ई होगा। F इजिक्वल्स टू क्यू ई, यहाँ पे क्यू क्या है, E है, E इंटू ई इजिक्वल्स टू F क्या है, M इंटू ए। तो यहाँ पे त्वरण निकालना है, तो M A, मतलब यहाँ से A निकालेंगे तो E अपॉन M, ये क्या हो जाएगा, ये त्वरण होगा। और ये हो जाएगा E अपॉन M, ये B वाला सही होगा, क्योंकि फोर्स हमें पता है ना, F इजिक्वल्स टू क्यू इंटू ई लगता है और F बराबर होता है MA। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका B वाला सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पहली क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, तीन समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है तथा समांतर क्रम में R2 है। इसका क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ मैं। तो श्रेणी क्रम में क्या है, R1 इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R, सेम मान लो R प्लस R प्लस R, क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R, तो ये क्या होगा, ये 3R हो जाएगा। और समांतर क्रम में 1/R2 इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये कितना हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू हो जाएगा R/3। हमें निकालना क्या है, R1/R2 इक्वल्स टू N, यानी कि ये क्या है, ये R1/R2 इक्वल्स टू N ही फॉर्म तो है ये। तो R1/R2 यानी कि N की वैल्यू निकालनी है, तो R1/R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो R1/R2 अगर करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, 3R है, और R2 की वैल्यू
r/3 है, तो r से r कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये 9 होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ये डी वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कर चुका हूँ इसके पहले, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, वैल्यू रिपीट हो जाती है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 99, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, और इसमें कोई एक चार्ज है क्यू जो इंटर करता है, तो इस पे फोर्स क्या लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है। ठीक है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है, तो इस पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, और ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इसकी जो रेडियस है ये r, तो इसमें एक फार्मूला होता है r=mv/qb। ये क्या होता है, r=mv/qb। तो यहाँ पूछा है कि इसकी पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होगी। देखो कण के आवेश पर अनुक्रमानुपाती, या कण के संवेग पर, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, या फिर कण की ऊर्जा पर। आवेश पर, संवेग पर, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर कण की ऊर्जा पर। ये क्या है, r=mv/qb है। mv ये क्या है, ये संवेग है, mv ये क्या है, ये संवेग है p। तो क्या लिख सकते हैं इसको, r=p/qb लिख सकते हैं, r=p/qb। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती है, ये संवेग के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि ये q और b के तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये b वाला सही होगा, मतलब ये संवेग के अनुक्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 100, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 100 E=100 cos 6 × 10⁸ है। ये क्या लिखा, ये 10⁸ + 4x वोल्ट प्रति मीटर के निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला है k=n⍵/c। हमें निकालना क्या, अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकाल दी है, तो n क्या हो जाएगा, n=c/ω होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशन है छोटा सा, 2-3 फार्मूले हैं तो उनको देख लेना, टाइम कम है, तो फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमें अपवर्तनांक निकालना है, इसको हम कंपेयर करेंगे E=E0 cos ωt-kx से। ये माइनस क्या है, ये डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस, इसको हम फॉर्मूले में मतलब कि k में -4 नहीं लिखेंगे, बट ये डायरेक्शन है, समझ लो ये प्लस डायरेक्शन में है, और जो ये वेव है ये क्या है, ये माइनस डायरेक्शन में है। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल टू कितना है, 6 × 10⁸ और ये क्या है, क्या है, यहाँ पे है 4। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना होगा, देखो c ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 × 10⁸ × 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 6 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12। तो ये n=2 होगा, यानी कि ये b वाला सही होगा। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, n=2 वाला होगा। तो आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये सीरीज अगर जिस किसी ने नहीं देखी हो तो वो लास्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। मैंने 100 MCQs कराए हुए हैं, 100 के 100 अगर आपने देख लिए तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। फिजिक्स में काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी, MCQs भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और भी जो 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके थ्रू भी
मतलब उनमें भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो वो भी क्लियर हो गए। और भी वीडियो है हमारी आएंगी, 1-2 वीडियोस जो भी जिसमें पूरे फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, तो उनको भी देखना मत भूलना। तो वो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आज की ये जो सीरीज़ है तो यहीं पे एंड होती है, ठीक है। तो अगर आपने ये 100 क्वेश्चन देख लिए हैं तो थैंक यू सो मच, और आगे भी वीडियोज़ आएगी उसको भी देखना। और जो फर्स्ट और सेकंड बुक्स हैं आपकी, तो उनमें भी जितने कंप्लीट डेरिवेशंस या कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ या ये फिर ये हमारी वीडियोज़ देख ली तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने इसमें जितने भी MCQs हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको भी डिटेल में समझाया है। तो अगर आपके 6 MCQs तो उससे बन ही जाएंगे, और भी 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।